नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। मित्रों, शायद आपने यह पंक्तियां सुनी हो। यह पंक्तियां लिखी थी चंदवरदाई ने। चंदवरदाई इतिहास का एक ऐसा प्रमुख चरित्र है, एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने तत्कालीन शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ रह करके उनके शौर्य, पराक्रम और प्रेम कहानियों का विवरण लिखा है। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे शूरवीर शासक थे जिन्होंने राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक अपने शासन को फैलाया था। चंदवरदाई उनके साथ रहा करते थे, उनके खास मित्र थे और पृथ्वीराज चौहान की जो राजधानी थी वो अजमेर थी। ऐसा कहते हैं पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार पराजित किया था। 18वीं बार जब युद्ध हुआ तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया, चंदवरदाई के साथ जेल में डाल दिया। लेकिन जब चंदवरदाई से मोहम्मद गौरी को यह मालूम पड़ता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर है, तो उनकी इस कला का प्रदर्शन करने के लिए मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को चंदवरदाई के साथ अपने राज दरबार में आमंत्रित किया। उस समय चंदवरदाई ने एक दोहा सुनाया, 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। हे पृथ्वीराज चौहान, सुल्तान कहां बैठा है, कितनी दूर है तुम्हारे से? 4 बांस जितना दूर और 24 गज और 8 अंगुल जितना दूर है, उसके ऊपर वो बैठा हुआ है और तुम तीर चलाओ और उसको खत्म कर दो। और पृथ्वीराज चौहान ने इसी आधार पर तीर चलाया और मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। इतिहास में यह प्रसंग अपने दूसरे कारणों से जाना जाता है, लेकिन मैं इसका संदर्भ इस रूप में दे रहा हूं कि जिस तरह से आज विभिन्न देशों की सैन्य टुकड़ियां पत्रकारों को अपने साथ एम्बेड करते हुए युद्ध क्षेत्र में ले जाती है, उसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने भी चंदवरदाई को अपने साथ में रखा और वो सारा विवरण दे रहा था। जिस प्रकार महाभारत काल में संजय ने आंखों देखा हाल सुनाया और आप उन्हें पहला टीवी कमेंटेटर मानते हैं, तो उसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान और चंदवरदाई को आज के युद्ध संवाददाताओं की प्रारंभ का बिंदु मान सकते हैं। चलिए, ये तो एक ऐतिहासिक संदर्भ हुआ। आगे की हम बात करते हैं एक भारतीय पत्रकार PRS मणि के बारे में। दुर्भाग्य से बहुत अधिक जानकारी इनके बारे में उपलब्ध नहीं है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब ब्रिटिश भारत की ओर से भारतीय सेनाएं विश्व युद्ध में लड़ रही थी, तब उस युद्ध का वृतांत देने के लिए PRS मणि भारतीय सेनाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में गए थे और उन्होंने हमारे सैनिकों के शौर्य, पराक्रम और उनकी जुनून जिजीविषा का रिपोर्टिंग की थी। PRS मणि ने एक तरह से आधुनिक एम्बेडेड जर्नलिज्म की नींव रखी थी। सैनिकों के साथ रहते हुए उनके जीवन के विविध संदर्भ और युद्ध के हालातों का जीवंत विवरण प्रस्तुत किया था। तो एक प्रकार से PRS मणि को आप एम्बेडेड जर्नलिज्म का प्रारंभ बिंदु मान सकते हैं। वस्तुतः एम्बेडेड जर्नलिज्म है क्या? यह एक ऐसी रवैया है या ऐसा तकनीक है जिसमें पत्रकारों को सैन्य अभियानों में सैन्य टुकड़ियां अपने साथ में रखती है। 2003 में जब इराक पर अमेरिका ने आक्रमण किया था, तब अमेरिकन सरकार ने, अमेरिकन सेना ने लगभग 700 पत्रकारों, फोटोग्राफरों को अपने साथ रखा था और वो उन्हें युद्ध क्षेत्र में ले गए थे और वहां से उन्हें रिपोर्टिंग करने की सुविधा दी गई थी। इसके पहले बाकायदा पत्रकारों को प्रशिक्षण भी दिया गया था। वस्तुतः आज जिस तरह का युद्ध हो रहा है, वहां जमीनी विजय तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही सूचना के क्षेत्र में जिस प्रकार का संघर्ष है, जैसे हम सूचना साम्राज्यवाद कहते हैं
क्योंकि आज भी पश्चिम के समाचार साधन जितने अधिक तकनीकी दृष्टि से संपन्न हैं, हमारे अधिकांश स्रोत जो है समाचारों के, वो पश्चिमी मीडिया पर आधारित है। तो इस सूचना साम्राज्य के युद्ध में कहीं टक्कर लेने के लिए भी पत्रकारों को इस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में ले जाने की परंपरा शुरू हुई है, जिसे हम एम्बेडेड जर्नलिज्म कहते हैं। इस तकनीक का उपयोग युद्ध, संघर्ष और संकटग्रस्त इलाकों में सटीक खबरों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। हम इस पर आगे विचार करेंगे कि यह तकनीक क्या वास्तव में सही खबरें दे पाती है, सटीक खबरें दे पाती है, या युद्ध का वास्तविक और निष्पक्ष विवरण हमें उपलब्ध हो पाता है। एम्बेडेड जर्नलिज्म का विचार तभी विकसित हुआ जब सेना ने यह समझा कि युद्ध के दौरान मीडिया और पत्रकारिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहीं उन्होंने इसकी संवेदनशीलता को महसूस किया। सैन्य अभियानों में पत्रकारों की सक्रिय भूमिका जनता को एक प्रकार से रियल टाइम इंफॉर्मेशन देती है। उन युद्धों के प्रति जन धारणा को भी विकसित करने में इसका विशेष योगदान रहता है। इराक युद्ध से पहले पत्रकार स्वतंत्र रूप से इस तरह के युद्धों का विवरण देते थे, लेकिन एम्बेडेड जर्नलिज्म ने हमारे सामने एक नई दुनिया खोल दी है। इस एम्बेडेड जर्नलिज्म में पत्रकार सैनिकों के साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, और इस प्रकार वो युद्ध की घटनाओं का प्रत्यक्ष विवरण देते हैं। इस यात्रा में पत्रकारों को सैनिकों की वास्तविक जीवन शैली, उनकी कार्य पद्धति और युद्ध की वास्तविकताओं को निकटता से देखने का अवसर मिलता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एम्बेडेड जर्नलिस्ट अपनी इच्छा से जो चाहे खबरें प्रचारित कर दें। इसके लिए उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, कुछ प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगाए जाते हैं। अमेरिकन सेनाओं ने जब पत्रकारों को प्रशिक्षित किया था, उस समय युद्ध में भेजने से पहले उन्हें स्पष्ट बता दिया था कि उनके लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं, उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो सेना की गोपनीय योजनाएं हैं, इसके बारे में वो जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि यदि वो जानकारी देंगे तो शत्रु पक्ष को उसका लाभ मिल सकता है। तो इस प्रकार की संवेदनशील सूचनाओं को प्रतिबंधित करना एक महत्वपूर्ण पक्ष था एम्बेडेड जर्नलिस्ट के लिए। युद्ध के जो हालात हैं, जो विनाश हुआ है, जिस प्रकार से वहां स्त्री पुरुष बच्चों का हाल हुआ है, उनको लेकर के वो एक ह्यूमन इंटरेस्ट के फीचर्स हैं या स्टोरीज जो है वो कर सकते हैं। और चूंकि पत्रकार स्वयं घटना स्थल पर मौजूद है, तो अपेक्षाकृत उस खबर की विश्वसनीयता भी उसमें जुड़ती है। लेकिन इसके साथ बहुत चुनौतियां भी हैं, क्योंकि इसमें जैसा मैंने आपसे कहा कि कुछ प्रतिबंध भी हैं, तो हमारी स्वतंत्रता वहीं बाधित हो जाती है जब हम सेना के साथ होते हैं। तो सेना के उन नियमों का हमें एक सीमा तक पालन करना पड़ता है। इससे उनकी रिपोर्टिंग पर कहीं किसी प्रकार की सेंसरशिप का खतरा मंडराता रहता है। सेना यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि ऐसी चीज बाहर न चली जाए जो हमारे लिए घातक हो या देश की रक्षा के लिए कहीं किसी प्रकार से उसमें संकट की स्थिति हो। तो इसलिए पत्रकारों की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। और वो जो पत्रकार जिस सैन्य टुकड़ी के साथ जाते हैं जिस देश की, क्योंकि वो उन्हीं के साथ रहते हैं, तो दूसरे पक्ष का जो घटनाक्रम है, दूसरे पक्ष का जो व्यू है, वो उसमें नहीं मिल पाता है। तो वो सारी रिपोर्टिंग एक पक्षी रह जाती है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने की आशंका उसमें रहती है। क्योंकि जब पत्रकार सैनिकों के साथ पूरा समय बिता रहे हैं, तो उनके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है, एक लगाव हो जाता है, और उसी मानवीय दृष्टिकोण के कारण उस भावनात्मक लगाव का असर भी कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी पर पड़ सकता है, और आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर उस युद्ध के नकारात्मक पहलुओं की उपेक्षा करते हुए अपनी रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। ये खतरा इसमें रहता है। जिस तरह से सैनिकों के लिए रिस्क है, जोखिम है, वैसे ही पत्रकारों के लिए भी अपने कार्य के समय इस प्रकार के जोखिम है। युद्ध क्षेत्र में मौत का संकट हमेशा छाया रहता है। कुछ नहीं पता किस समय किस बमबारी या गोलाबारी में आपका प्राणांत हो जाए।
हम लोग शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपको पूरी तरह सेना के निर्देश में रहना पड़ेगा। बिना उनकी जानकारी के यदि आप निकलते हैं तो हो सकता है कहीं आपको जासूस समझ लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, अपहरण कर लिया जाए, किसी भी तरह की घटना दुर्घटना घट सकती है। इसलिए आपको पूरी तरह सेना की देखरेख और उनके नियंत्रण में अपना कार्य करना होता है। इसलिए एक तरफा रिपोर्टिंग का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए एम्बेडेड जर्नलिज्म अक्सर विवाद का विषय रही है, आलोचना का विषय रही है, क्योंकि इसमें जो खबरें हमको मिलती हैं वो एक तरफा मिलती हैं, निष्पक्ष नहीं मिलती है। लेकिन क्या किया जाए? आज जिस तरह से डिजिटल मीडिया का विकास हो रहा है, दर्शकों की, श्रोताओं की अपेक्षा भी यह रहने लग गई है कि हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिले, युद्ध की तुरंत हमको जानकारियां मिलती रहे। जब 24x7 के न्यूज चैनल शुरू हो गए हैं तो हमारी ऑडियंस की अपेक्षाएं भी बढ़ती चली गई है। इस स्थिति में एम्बेडेड जर्नलिस्ट की भूमिका भी बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह से तकनीक का विकास हुआ है तो आप इंटरनेट और मोबाइल जैसी उच्च तकनीकों के माध्यम से अपनी रिपोर्ट को फाइल कर सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, चित्र भेज सकते हैं, समाचार पोर्टल पे ये जानकारी तुरंत अपलोड की जा सकती है। तो इस प्रकार से तत्क्षण समाचार हमको मिल जाता है। इसलिए एम्बेडेड जर्नलिस्ट की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। पत्रकार की स्वयं की एक तरह से विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से उन परिस्थितियों में एक अपनी बेहतरीन रिपोर्ट जो है वो फाइल कर सकता है, कितना उस पूर्वाग्रह या दबाव से अपने आप को मुक्त करके युद्ध की सही और वास्तविक जानकारी अपनी ऑडियंस तक, अपने श्रोताओं और दर्शकों तक पहुंचा पाता है। एम्बेडेड जर्नलिज्म में यह बात सही है कि पत्रकारों को युद्ध क्षेत्र की उन जमीनी वास्तविकताओं से सीधा परिचित कराया है। माना यह जाता है कि एम्बेडेड जर्नलिज्म अमेरिकन वियतनाम युद्ध का परिणाम है। एम्बेडेड जर्नलिज्म की शुरुआत वियतनाम पर अमेरिकन आक्रमण के माध्यम से हुई है। एम्बेडेड पत्रकारिता अमेरिकी सेना का एक प्रयोग था जिसने मीडिया को युद्ध स्थल पर पहुंचाने की अनुमति दी, लेकिन यह पूरी तरह से सेना के नियंत्रण में था। सैन्य संवाददाता युद्ध क्षेत्र के अग्रिम मोर्चे पर अपनी जान जोखिम में डालकर स्वतंत्र रिपोर्टिंग करने का प्रयास करते हैं। विशेषकर 1982-83 में लेबनान संघर्ष, 1998 में ग्रेनेडा आक्रमण, 1989 में पनामा आक्रमण, 1991 में खाड़ी युद्ध, 1993-94 में हैती हस्तक्षेप और 2001 का अफगानिस्तान आक्रमण। अमेरिकी सेनाओं ने समाचार आउटलेट्स को इस बात के लिए सूचित किया कि वे मीडिया कर्मियों की सुरक्षा नहीं कर सकते और एक प्रकार से संघर्ष क्षेत्रों में मीडिया की पहुंच को उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित कर दिया। पूरा मीडिया सरकारी प्रेस ब्रीफिंग पर ही निर्भर था। 2000 के दशक की शुरुआत के साथ इराक और अफगानिस्तान ने विदेशियों के द्वारा भेजे गए पत्रकारों के अपहरण और उनकी हत्या करने का सिलसिला शुरू कर दिया। ऐसे दौर में एम्बेडेड जर्नलिज्म की आवश्यकता भी बहुत अधिक महसूस हुई। जब एम्बेडेड जर्नलिस्ट सेना के साथ जाने लगे तो उनके लिए यह भी संभावना हो गई थी कि वे जो उच्च स्तरीय ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ बातचीत कर सकें और उचित रूप में उस युद्ध की रिपोर्टिंग कर सकने में उन्हें कुछ सफलता मिल सके। एक प्रकार से एम्बेडेड पत्रकारिता ने युद्ध रिपोर्टिंग के कुछ मानक भी तय किए हैं। ट्विटर और कैमरा फोन की इस दौर में एम्बेडेड जर्नलिज्म का भविष्य क्या होगा, पत्रकारिता किस रूप में विकसित होगी, भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। जहां तक भारतीय संदर्भों की बात है, 1999 में बरखा दत्त ने फ्रंटलाइन से रिपोर्टिंग की थी और देश में अपनी एक विशेष पहचान बनाई थी। बरखा दत्त की रिपोर्टिंग ने उन्हें भारत में युद्ध पत्रकारिता का एक प्रतिष्ठित चेहरा बना दिया था। इसी तरह से सुरेश नागरकर 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध में रिपोर्टिंग करने वाले उन प्रारंभिक पत्रकारों में थे। उनकी रिपोर्टिंग ने लोगों को युद्ध की स्थिति से गहराई से व्यक्त किया था। राजस्थान से डॉक्टर भंवर सुराणा, उन्होंने भी भारत पाकिस्तान युद्ध में युद्ध संवाददाता के रूप में सहभागिता की थी। हाल ही में रूस यूक्रेन वार में दिल्ली से
नीरज राजपूत ने अपने चैनल के लिए रशियन सेना के साथ एम्बेडेड जर्नलिस्ट के रूप में रिपोर्टिंग की थी और उस पर केंद्रित उनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। दुनिया भर के पत्रकारों की बात करें तो उसमें मार्था गैलहॉर्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग की और संघर्ष क्षेत्र के समाचारों को बहुत ही जीवंतता के साथ प्रस्तुत किया। इसी तरह से CNN के क्रिश्चियन अमनपोर एक अनुभवी युद्ध पत्रकार थे, जिन्होंने कई संघर्ष क्षेत्र ईरान, अफगानिस्तान और इराक से रिपोर्टिंग की और विश्व स्तर पर अपनी एक विशेष पहचान बनाई। एर्नी पाइल, यह एक अमेरिकी युद्ध पत्रकार थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों की कहानियों पर ध्यान दिया। उनके लेखन ने युद्ध की मानवता को दर्शाया और विश्व स्तर पर उन्हें ख्याति दिलाई। अमेरिकी सेनाओं ने पत्रकारों को जब प्रशिक्षण देना शुरू किया युद्ध क्षेत्र में ले जाने के लिए, तो उनसे पूछा गया कि आपने निर्णय क्यों किया। तो अमेरिका के मरीन कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट कर्नल रिक लॉन्ग ने जवाब दिया, साफ शब्दों में कहें तो हमारा काम युद्ध जीतना है और इसका एक हिस्सा सूचना युद्ध भी है। इसलिए हम सूचना युद्ध के माहौल पर नियंत्रण करने के लिए कोशिश करेंगे। तो देखा आपने इसकी मूल भावना कि हम किस तरह से सूचना के क्षेत्र में भी अपनी दृष्टि से समाचारों को प्रसारित कर सकें। इस दृष्टि से भी एम्बेडेड जर्नलिस्ट का उपयोग किया जाता है। इराक में अमेरिकी सैन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले पहले स्वतंत्र संवाददाता फिलिप स्मकर थे, जो क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के लिए प्रथम मरीन डिवीजन के साथ उन्हें नियुक्ति दी गई थी, तैनात किया गया था। स्मकर आधिकारिक रूप से एम्बेडेड जर्नलिस्ट नहीं थे, लेकिन युद्ध क्षेत्र में जब सभी पत्रकारों के लिए पेंटागन के नियम लागू कर दिए गए थे, तो उस दृष्टि से इन पर भी उन सारे नियमों की परिपालना करना अपेक्षित था। 26 मार्च 2003 को CNN के साथ एक साक्षात्कार के दौरान स्मकर ने एक मरीन इकाई की स्थिति का खुलासा किया, जैसा कि उन्होंने NPR के साथ एक अन्य साक्षात्कार में बताया था। इस कारण से उन्हें युद्ध क्षेत्र से निष्कासित कर दिया गया। 3-4 दिन बाद फॉक्स न्यूज चैनल के संवाददाता गेराल्डो रिवेरा ने इराक से अमेरिकी सैन्यों की स्थिति और योजनाओं के बारे में इसी तरह की जानकारी प्रसारित की। मैं यहाँ कुछ रेखाएं खींचता हूं। उन्होंने कैमरे पर रेत के निशान बनाते हुए कहा, पहले मैं यहाँ इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि ये निशान हमारा क्षेत्र है, हम इसे नियंत्रित करते हैं। यह 40% है या उससे थोड़ा अधिक। हालांकि रिवेरा फिलिप स्मकर की तरह आधिकारिक रूप से एम्बेडेड नहीं थे, पर जल्दी ही उन्हें कुवैत वापस भेज दिया गया और एक सप्ताह बाद उन्होंने क्षमा याचना भी की। दिसंबर 2005 में कुवैत में अमेरिकी गठबंधन के लैंड कंपोनेंट कमांड ने वर्जीनियन पायलट अखबार के लिए नॉरफॉक, वर्जीनिया के 2 सप्ताह के असाइनमेंट पर आए 2 एम्बेडेड जर्नलिस्ट की परिचय पत्र को रद्द कर दिया। उन पर यह आरोप लगाया गया कि इन पत्रकारों ने क्षतिग्रस्त वाहनों की तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया, जिस पर कि प्रतिबंध लगाया गया था। एम्बेडेड पत्रकारिता की आलोचना करते हुए यह भी कहा जाता है, इसका उद्देश्य पत्रकारों को आम नागरिकों से दूर रखना है और आक्रमणकारी सेना के प्रति सहानुभूति को बनाए रखना है। कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स इसको लेकर के बनी हैं। 14 जून 2014 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एम्बेडेड की पत्रकारिता में एक ओपिनियन आर्टिकल लिखा, जिसमें प्रमुख हैं वॉर मेड इजी और द वॉर यू डोंट सी, जिसमें इराक और अफगानिस्तान युद्धों के दौरान अमेरिकी सैनिकों की कार्यवाही पर सवाल उठाया गया था। इराक पर आक्रमण के समय जो पत्रकार कवरेज कर रहे थे और जो पत्रकार सैन्य बलों के सहयोग के बिना कवरेज करना चाहते थे, उन्हें यूनिलेटरल्स कहा गया। अंत में मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगा, दानिश सिद्दीकी का। ये बंबई के रहने वाले थे और जामिया मिलिया से इन्होंने अपना पत्रकारिता का पाठ्यक्रम पूरा किया था और लगभग 11 वर्षों से ये रॉयटर्स के साथ जुड़े हुए थे। 2018 में रोहिंग्या शरणार्थियों के फीचर फोटो पर इन्हें पुलित्जर पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। ये 16 जुलाई 2021 को कांधार मोर्चे पर थे
और पाकिस्तान से सटा हुआ एक इलाका पिन बोल्डक में एक हमले में मारे गए। ये अफगान स्पेशल फोर्सेस और तालिबान के बीच में संघर्ष था, उसको कवर कर रहे थे और तालिबानी लड़ाकों ने इनकी हत्या कर दी। हालांकि तालिबान इस बात का खंडन करता है, लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने बड़ी क्रूरता के साथ उनकी लाश और साथ में 2 अधिकारी जो अफगानिस्तान के थे उनके साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार किया था और एक बख्तरबंद गाड़ी इनके शव के ऊपर से, इनके मुंह के ऊपर से निकाल दी गई थी। 2007 में अमेरिका के सैन्य हेलीकॉप्टर ने रॉयटर्स के 2 पत्रकारों को इसलिए मार दिया कि वो ये समझे कि उनकी जो कैमरे हैं वो गोली चलाने वाली बंदूकें हैं। तो इस प्रकार से युद्ध में पत्रकारों के लिए बहुत खतरे हैं, लेकिन एम्बेडेड जर्नलिज्म पत्रकारिता का पिछले कुछ दशकों में विकसित हुआ एक स्वरूप है, जिसमें युद्ध क्षेत्र से पत्रकार अपनी रिपोर्टिंग करते हैं और युद्ध के उस विभीषिका का, विनाश का वो सीधा प्रसारण भी एक तरह से कर रहे हैं। इसके अपने अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस दिशा में और सकारात्मक काम हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएं।